हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल। एक वक्त था वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लेके अब तक का टाइम लगा लें आप, जिसमें दुनिया जो है वो मूव करती थी वॉशिंगटन के इशारे पे। टैरिफ्स, सैंक्शंस, डिफेंस पैक्ट्स, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के टूल्स होते थे टू कंट्रोल द कंट्रीज, और कंट्रोल वो कर भी लेते थे इसके जरिए से दुनिया को। बट इट इज़ नो मोर हैपनिंग। प्लेबुक सेम है, लेकिन उनको वो कंप्लायंस और वो ओबीडियंस नहीं मिल रही दुनिया से, जो वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है उसे इंजॉय भी करते रहे हैं और कंट्रोल भी करते रहे हैं। दो न्यूज़ इवेंट्स इस पास्ट वीक में ऐसे हुए हैं जो इस फ्रेमवर्क को और इस एनालिसिस को जो मैंने अभी बोला है उसको प्रूव करते हैं। एक शुरू होता है चाइना में, जहां पर प्रेसिडेंट शी जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स को, जो कि असल में पनिश वो करना चाह रहे थे चाइना को, उसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू चाइनाज लेवरेज। दूसरी स्टोरी अनफोल्ड होती है इंडिया में, जहां पर बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हमने सुना। डेकेड्स ओल्ड डिफेंस पैक्ट्स अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यूएस ने इंडिया को ज़्यादा डिपेंडेंट कर दिया है और लेस सिक्योर कर दिया है। And together, these two stories tell us one thing, कि the era of automatic compliance of US is over. एक एक करके इसको डायसेक्ट करते हैं। Let's focus on China first. अभी आपने फोटो ऑप्स देखे होंगे, दोनों प्रेसिडेंट्स मिले हैं आपस में, दे स्माइल्ड फॉर द कैमराज। ट्रम्प एंड शी दोनों बहुत मुख्तलिफ लोग हैं, लीडर हैं, उनके अपने मैप्स और तरीके हैं पावर को कंट्रोल करने के। ट्रम्प बिलीव करते हैं टैरिफ्स में, और चाइना जो है बहुत उम्मीद की जा रही थी कि शायद बेंड कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेसिडेंट शी जो है वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशेंस में बिलीव करते हैं। और याद रखें, मैं ये बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि वाइल यूएस वाज बिजी फाइटिंग वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान, उन 20 ईयर्स में अपनी सप्लाई चेन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की और मिनरल्स की क्रिएट कर रहा था चाइना। So this is the strategic patience that China has showed to the world, और इसी ने उसको बहुत आगे पहुंचा दिया है as compared to US when we talk about the industry and the rare earth elements in particular. So जब वॉशिंगटन ने टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने कोई बहुत लाउड नॉइज नहीं मचाया, कोई फायरी स्टेटमेंट्स सामने नहीं आई, ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स हमारे सामने नहीं आई, थ्रेट्स भी नहीं हमने सुनी, बल्कि एक बड़ी आराम से, सुकून से उन्होंने विड्रॉ कर लिया अमेरिकन मार्केट प्लेस से। चाइना ने अपनी परचेज जो वो यूएस के सोयाबीन्स की करता था बिल्कुल ज़ीरो कर दी। बोइंग एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर्स देते थे उन डिलीवरीज को सस्पेंड कर दिया। जो एलएनजी उनसे ख़रीदते थे उन कार्गोज को कैंसिल कर दिया। और एक और क्वाइट मूव की जिसमें सिर्फ हिंट किया कि वो लिमिट कर देंगे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को। वो जो 17 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि पावर करते हैं फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू फाइटर जेट्स, हर चीज़ को। रिजल्ट क्या था? अमेरिकन फार्मर्स इफेक्ट होना शुरू हो गए। उनका जो सोयाबीन था वो ख़राब होना शुरू हो गया, फैक्ट्रीज स्लो डाउन हो गई। और वही टैरिफ्स जिनका मकसद था चाइना को प्रेशराइज करना, उसने यूएस की मार्केट को और कंज्यूमर को, दोनों को हर्ट करना शुरू कर दिया। सो चाइना सिंपली शिफ्टेड इट्स कोर्स। उसने सोयाबीन जो है वो ब्राज़ील से ख़रीदना शुरू कर दिया, गैस कतर से लेनी शुरू कर दी, एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस की तरफ चले गए, और सरेंडर नहीं किया बल्कि अडेप्ट किया। सो अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीजिंग को कहा कि हम 10% टैरिफ कम कर देते हैं, तो बीजिंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अगर आप पढ़ें तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और इससे हम दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या कोई खुशी का इजहार नहीं किया, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। मैसेज बड़ा क्लियर था कि आप जो मर्जी कर लें, हम आप पे डिपेंड ही नहीं करते। दिस वॉजंट जस्ट अ ट्रेड फाइट, ये एक स्ट्रेस टेस्ट था दोनों मुल्कों का, जिसमें चाइना तो पास कर गया है और यूएस प्रॉब्लम में है। एवरी टैरिफ ओनली पुश्ड बीजिंग टू डाइवर्सिफाई मोर। चाइना को यह समझ आ गई कि बिल्कुल रिलाई नहीं किया जा सकता यूएस के ऊपर, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एक मैप पे, जिस स्ट्रेटेजिक मैप की मैं बात कर रही थी प्रेसिडेंट शी के माइंड में है, उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट किया। और आज वो स्टेज है कि टैरिफ्स ने बीजिंग को मज़ीद पुश किया है टूवर्ड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, गल्फ, और इंटरनल जो एक सेल्फ रिलायंस होती है उसमें उन्होंने उसको और स्ट्रॉन्ग मुल्क बना दिया है। सो ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं, दे वर डिज़ाइंड टू मेक नेशंस कंप्लाई, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ 2025 जो है उसने जो रिस्पॉन्स दिया है, उसने कहा है हम री राउटिंग कर लेंगे,
हम डिफरेंट ऑप्शंस पे चले जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नो मोर पॉसिबल वाइल द न्यू पावर सेंटर्स आर इमर्जिंग कि यूएस डिक्टेट करता रहे, आज कुछ कहे कल कुछ कहे, और जो इकोनॉमीज हैं डिफरेंट मुल्कों की, डिफरेंट रीजन्स की, वो उसके मुताबिक शिफ्ट होती रहें, आउट ऑफ बैलेंस होती रहें. सो वॉशिंगटन डिस्कवर्ड दैट द पेन इट एक्सपोर्टेड, जो अपनी तरफ से वो दूसरे को टेस्ट करते थे, पनिश करते थे, वो वापस पलट के उनके घर आई है. आज उन्हीं के कंज्यूमर को हिट कर रही है और आज उन्हीं के प्रोडक्शन को, उनकी फैक्ट्रीज को हिट कर रही है. बाय द वे, इसमें जहन में रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत बड़े फॉलोअर हैं ऑफ प्रेसिडेंट रेगन. प्रेसिडेंट रेगन की तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिस में लगाई हुई है, और वो कहते हैं कि वो अगर उनका कोई रिपब्लिकन्स में आइडियल है तो वो वही हैं. बट व्हाट ही डजंट गेट इज कि प्रेसिडेंट रेगन बहुत दफ़ा उनकी पुरानी क्लिप्स निकालें, वो मुस्तकिल ये बात करते हैं कि टैरिफ्स ने कभी यूएस इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं दिया, और अगर ये किसी को हिट करती है तो वो यूएस कंज्यूमर है. इन द एंड अगर कोई हिट होता है तो वो यूएस कंज्यूमर है. सो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर उन्हें इतना फॉलो करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर उनकी प्लेबुक है, जो कि टॉप पे है उनकी सारी मूव्स में एज अ प्रेसिडेंट, उसमें वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी लाइफ, उसमें उनके जितने प्लान्स हैं बिजनेसेस के, वो एज अ प्लान फेल हुए हैं, लेकिन उन्हें मैनिपुलेशन आती है. सो बैंक से लोन लेके उनको वापस ना करना, उस प्लान में और बिजनेसमैन को शामिल कर लेना ताकि उनके भी स्टेक्स आ जाएं, और उसके बाद वो प्लान जिस शक्ल में बना था उस शक्ल में ना रहे, जिस तरफ मर्जी जाए, लेकिन लोगों को नज़र आ जाए कि ट्रंप टावर अगर ट्रंप ने कमिट किया था, उन्होंने बना के दिखाया है, लेकिन उसकी पीछे की स्टोरी में कितने फेलियर्स हैं ट्रंप के, अगर वो उन्हें ना नजर आए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो उसी बिजनेसमैन अप्रोच के साथ, उसी बैकग्राउंड के साथ वो प्रेसिडेंट के तौर पे भी अगर बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली स्टेट को रन करने में और एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स को रन करने में बहुत फ़र्क होता है. Having said that, let's move to the part 2, the second story of the same continuity, कि जो यूएस और चाइना के बीच हुआ है, अगर उसको हम बिल्कुल टेस्ट केस के तौर पे देखें तो वही यूएस और इंडिया के बीच में हुआ है. पैक्ट्स तो साइन हुए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो हमने बहुत धूम सुनी है, लेकिन विदाउट पावर, विदाउट सॉवरेंटी, विदाउट एनी एश्योरेंस. लास्ट वीक इंडिया और यूएस ने रिन्यू किया एक 10-year डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट. ये लेटेस्ट एग्रीमेंट है, ये याद रखें, और एक बहुत इसके पीछे 2005 ऑनवर्ड्स लॉन्ग लाइन ऑफ सच डिफेंस पैक्ट्स हमें नजर आती है. ऐसे फ्रेमवर्क्स पहले भी साइन होते रहे हैं. सो नई हेडलाइंस तो बन गई हैं, नए हैंडशेक्स भी आपने देख लिए हैं, लेकिन सेम प्रॉमिस के साथ अगर एक शेयर्ड विजन ऑफ फ्री एंड ओपन एशिया पैसिफिक की बात हो रही है तो ये कोई नई बात नहीं है. इसी लाइन पे तकरीबन पिछली 2 दहाइयों से यूएस और इंडिया चल रहे हैं. बट इफ़ यू लुक क्लोजर तो क्या वो इसमें वो अचीव कर पाए हैं जो वो अचीव करना चाहते थे? ये जो एग्रीमेंट है, it was signed right after Washington hit India with 50% tariffs on the goods. ये आपको याद होगा कि 50% गुड्स पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया इंडिया के. उन्होंने कहा कि ये रशिया से तेल खरीदते हैं, प्रॉफिटियरिंग करते हैं, और एक पनिशमेंट उन्होंने कहा कि हम एक तरह से पनिश करेंगे इंडिया को. और आपको पता है जब वो मिडल ईस्ट के टूर पे गए प्रेसिडेंट ट्रंप, वहाँ भी कहते रहे कि मैंने तो टिम कुक को कहा है जो एप्पल के सीईओ हैं कि व्हाई आर यू मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फोन्स इन इंडिया, इंडिया इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मार्केट. सो वो एक पूरा उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मंत्रा था उस पे इंडिया को काफ़ी टफ टाइम दिया. और इवेंचुअली द काइंड ऑफ पनिशमेंट जो अपने मुखालफीन को दी जाती है वो उन्होंने अपने एलाइज को देना शुरू कर दी, जिसमें यूरोप भी आता है, जिसमें इंडिया भी आता है. एंड येट इंडिया साइंड इट. एंड दिस इज़ द वेरी एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप रिलायंट होते हैं, जब आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया होता, जब असल में पैक्ट्स के अंदर ओरिजिनलिटी और प्रैक्टिकली कुछ मौजूद नहीं होता, तो यही होता है जो इंडिया के साथ हो रहा है. फॉर इयर्स इंडिया रेजिस्टेड कि हम फुली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते ऑन अमेरिकन वेपन सिस्टम्स. उन्होंने अवॉइड किए F-15s, F-35s, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमारे पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, पॉलिसी के स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं विद यूएस, तो किसी स्टेज पे हम कहीं जाके हमें उसको बैकफायर ना हो जाए. लेकिन वक्त आने पे क्या हुआ, रशिया से तेल खरीदने पे, रशिया से असला खरीदने पे ही
एक्सप्लॉइट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को, और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता बेंड कर रहा है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तेल खरीदना भी कम कर लिया है। जनवरी फरवरी तक की जो कंसाइनमेंट्स साइंड हैं उससे आगे नए वो कह रहे हैं हम एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसे हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। इसी तरह अगर असलहा उन्होंने रशिया से ज़्यादा ख़रीदा तो आपने देखा है कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है कि उनकी जो वॉर हुई विद पाकिस्तान, उनके पास वो आर्सेनल में डाइवर्सिटी नहीं थी, लेटेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर की जो होनी चाहिए थी, उन्होंने उसका भी नुकसान उठाया। और अंडर रिलेंटलेस ट्रेड प्रेशर उनको डिप्लोमेटिक प्रेशर भी फेस करना पड़ रहा है यूएस की तरफ से। सो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता क्रैक कर रही है इंडिया की। और ये जो पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है ये कॉन्टिन्यूटी है उसी 2005 से होने वाले पैक्ट्स की। और इसमें अगर कोई एसेंस होता, कोई रियल सपोर्ट इंडिया की होती, तो इंडिया उन पोजीशंस में परेशान ना होता जिसमें अपने आप को वो बार बार डालता है वॉर लाइक सिचुएशन में और शर्मिंदा होकर बाहर निकलता है। सो जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, इंडिया की जो एक्सेस है टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यस उसने उससे बहुत फ़ायदा उठाया है बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट, लेकिन उसकी भी कॉस्ट पे की है इन टैरिफ्स की शक्ल में। सो इट नाउ फिट्स नीटली इनटू वॉशिंगटन्स एशिया पैसिफिक डिज़ाइन कि आप सिर्फ एक बैलेंसर हैं अगेंस्ट चाइना, आप एक इंडिपेंडेंट पावर अगर अपने आप को समझते हैं इन योर ओन राइट, तो वो आप नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पार्टनरशिप, दिस इज़ अ पोजिशनिंग। और जो क्रैक्स हैं इस पोजिशनिंग में वो अब विजिबल होना शुरू हो गए हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। डोकलाम एक छोटा सा प्लेटू है, बहुत हाई इन द हिमालयाज, और बल्कि ईस्टर्न हिमालयाज में। और अगर एक आप जंक्शन इमेजिन करें, मैप पे देखें तो 3 कंट्रीज का एक जंक्शन बनता है जहाँ पर इंडिया, भूटान और चाइना जो है वो मिलते हैं जाके। भूटान ऑफिशियली डोकलाम को कंट्रोल करता है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये उसकी टेरिटरी है। इंडिया डिफेंड करता है भूटान की टेरिटरी को बिकॉज 1949 से डिफेंस ट्रीटी साइन है इंडिया और भूटान के बीच में कि जब भी भूटान को कोई प्रॉब्लम होगी तो सिक्योरिटी इंडिया प्रोवाइड करेगा। सो जब चाइना ने मूव की इनटू डोकलाम तो भूटान ने डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट किया और इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया फिजिकली, बिकॉज जब भी चाइना इस तरह की कोई मूव करता है तो इससे भूटान की सॉवरेंटी भी इफेक्ट होती है और इंडिया की सॉवरेंटी भी इफेक्ट होती है। स्पेशली वो जो एक नैरो सा सिलीगुड़ी नाम का कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है मेन लैंड इंडिया को अब उसके सारे नॉर्थ वेस्ट से, वो सारा जो बॉर्डर है बीच में और जो छोटा सा कॉरिडोर है वो डायरेक्टली उसके ऊपर भी फिर इंडिया को खतरा पैदा हो जाता है कि अगर यहाँ तक चाइना आ गया है तो फिर वो आगे नॉर्थ ईस्ट तक भी आएगा। सो 2017 में जब चाइना ने कोशिश की कि वो एक्सटेंड करे, एक रोड बनाए अक्रॉस दैट प्लेटो, तो इंडियन सोल्जर्स फौरन सामने आए डिफेंड करने के लिए। फॉर 73 डेज दोनों आर्मीज आईबॉल टू आईबॉल रही फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में। वहाँ पे बहुत ठंड होती है और राइफल तो बिल्कुल यूज़ नहीं हुई, कोई गोली फायर नहीं हुई। इवेंचुअली बोथ पुल्ड आउट, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ये शो करते हैं कि जो चाइना है उसने वहाँ पर अपनी नई पोजीशंस आगे जाके क्रिएट कर ली। सो वाइल इंडिया डिक्लेयर्ड अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, बीजिंग ने अपना फुटहोल्ड वहाँ पे बना लिया। सो फ्रॉम डोकलाम टू लद्दाख इन 2020, और आप पाकिस्तान की 4 डेज की जो फ्लेयर अप हुई है इंडिया के साथ इसी साल, उसमें भी देख लें कि इंडिया के जो डिफेंसेस हैं दे हैव लुक्ड स्ट्रेच्ड। कहाँ कहाँ वो जाके लड़ रहे हैं, अपने साइज से ज़्यादा, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा उन्होंने चीज़ें एक्सटेंड की हुई हैं, रिएक्ट करते हैं। फ्रेजाइल डिफेंस है और स्ट्रेच्ड है, हर जगह लड़ने की कोशिश करते हैं। सो हर कन्फ्रंटेशन में अगर इतने स्ट्रेटेजिक टाइज हैं आपके यूएस के साथ और आपके इतने पैक्ट साइन हुए हैं, तो वे वाज अमेरिकन हेल्प। और ये जो फैसला था कि हम अमेरिकन F-15s नहीं लेंगे, F-35 नहीं लेंगे, उसने आपको फ़ायदा दिया कि नुकसान दिया? सो डाइवर्सिफाई भी नहीं किया, कहते रहे कि हम डिपेंडेंट नहीं है यूएस पे, लेकिन पॉलिसी में डिपेंडेंट रहे, उनकी पॉलिसी को फॉलो करते रहे, उनके बोगीमैन बने रहे। और आज देख लें हर फ्रंट पे जहाँ जहाँ भी कन्फ्रंटेशन होती है इनको किसी ना किसी अंदाज में रिट्रीट ही करना पड़ता है।
सो ये डिफेंस कोऑपरेशन किस काम की है? अगर इंडिया जो है वो हमेशा 3 लाइव फ्रंट्स में कॉट अप रहता है, चाइना इन द नॉर्थ, पाकिस्तान इन द वेस्ट, और उसका जो डोमेस्टिक अनरेस्ट एट होम है उसको भी अगर आप देख लें, तो इन सारे मामलात में तकरीबन इंडिया उसी कनंड्रम का शिकार है जिसका आज पाकिस्तान शिकार है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान किसी इंडिया पैसिफिक ड्रिवन सिक्योरिटी पॉलिसी का क्योंकि हिस्सा नहीं है जो कि यूएस ने बनाई है, तो हम अपनी मर्जी से एक्ट करते हैं। हमने अपना जो आर्सेनल है उसको डाइवर्सिफाइड भी रखा हुआ है। हमारा अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है तो वो हमें मुश्किल वक्त में हेल्प भी करता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि यूएस की जो कंप्लायंस पॉलिसी है वो आहिस्ता आहिस्ता ये शो कर रही है कि जिस कंट्री ने भी उस पर डिपेंड किया है वो सिर्फ और डिपेंडेंट होता रहा है और वीक होता रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डिफेंस डील्स होती रही हैं उन्होंने सिर्फ सिंबलिज्म प्रोवाइड किया है, सॉवरेंटी प्रोवाइड नहीं कर सके। इंडिया बेशक कहता रहे, अभी भी कहता रहे कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन बैटलफील्ड में हमेशा नाकाम नज़र आया है, अनप्रिपेयर्ड नज़र आया है, कंस्ट्रेंड नज़र आया है क्योंकि कोई हेल्प को नहीं आया यूएस की तरफ से। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज दिस? सो बेस्ड ऑन दीज 2 स्टोरीज, चाइना ने कैसे डील किया है यूएस के साथ और इंडिया ने कैसे डील किया है और दोनों के क्या रिजल्ट सामने आए हैं, एक ऐसी दुनिया सामने आ रही है जो कि ब्रेक फ्री होना चाहती है फ्रॉम यूएस कंटेनमेंट। बीजिंग का जो बिल्कुल एक कूल एंड काम डिफेंस है और जो दिल्ली का एक अनईजी कंप्लायंस है कि नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ रहा है यूएस को फॉलो, ये एक पैटर्न है जो इमर्ज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी एक डोमिनेंस की लैंग्वेज ही बोलता है, टैरिफ्स को यूज़ करता है, सैंक्शंस को यूज़ करता है, डिफेंस डील्स करता है, बट अब दुनिया जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही है वो ज़्यादा चॉइसेस के साथ कर रही है। चाइना ने एक पैरेलल सप्लाई चेन क्रिएट की है जिससे दुनिया फ़ायदा उठा रही है। रशिया नए न्यूक्लियर सबमरीन्स टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो रशिया को कंटेन करने के लिए इतनी लंबी कोल्ड वॉर थी और उसके बाद से अब तक भी जो हालात हैं वो भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स यूएस को या मर्जी के रिजल्ट्स नहीं दे सके। मिडिल ईस्ट जो है वो मल्टीपल करेंसीज में डील करने की कोशिश कर रहा है, कर भी रहा है। और जो छोटी नेशंस हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, टर्की, ये सब क्वाइटली मास्टर कर रहे हैं द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड चॉइस। दे आर नॉट चूजिंग साइड्स नाउ, वो लेवरेज चूज कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट एन एंटी अमेरिकन वर्ल्ड, ये बहुत हार्ड हो जाएगा कहना, बट दिस इज डेफिनेटली अ रिएक्शन टू द अमेरिकन वर्ल्ड। इट इज़ अ पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर जो कि ज़्यादा मल्टीपोलर है, अनप्रिडिक्टेबल है और कंप्लायंस में बिलीव नहीं करता। ट्रंप के टैरिफ, बाइडन की पार्टनरशिप्स, पेंटागन के फ्रेमवर्क्स, ये सारे जिस लॉजिक ऑफ कंट्रोल को फॉलो करते थे दैट इज स्लिपिंग अवे। पावर टुडे इज नॉट इम्पोज्ड, इट्स नेगोशिएटेड। दिस इज द फैक्ट जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूएस को सूनर और लेटर, और यूरोप को भी। इस नेगोशिएशन में वाशिंगटन इज डिस्कवरिंग कि ये जो फियर है कि मज़ीद उनकी वो रेट एस्टैब्लिश नहीं हो रही दुनिया पे, उसके जवाब में क्या करना है। एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा रहना है, कोहेरेंट रहना है, थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, या वही अपना मसल फ्लेक्सिंग को ही चूज करना है। सो एज डोनाल्ड ट्रंप इज रीविजिटिंग हिज टैरिफ्स और इंडिया के साथ पैक्ट्स को रिन्यू कर रहे हैं, बिगर स्टोरी इज अबाउट सोयाबीन्स एंड सबमरीन्स के पैरेलल वो किसी चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। इट्स अबाउट अ सुपर पावर जो कि लर्न कर रही है इन अ हार्ड वे। उनको समझ अभी भी नहीं आ रही कि कंप्लायंस इज नो लॉन्गर द करेंसी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। नेशंस जो हैं अब वो प्रेशर नहीं की जा सकती इनटू अलाइनमेंट, वो अपनी प्ले बुक्स फॉलो कर रही हैं। और ये जो हायरार्की बन रही है इसमें जो बैलेंस है 21st सेंचुरी का, वो चेंज होने जा रहा है। और जो इसको अडेप्ट कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, वही इसमें एक पोजीशन भी अपनी स्ट्रांग बना लेगा। और जो एक कमांड का शौक है यूएस को, उसको अबैंडन करना पड़ेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।